हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसके अलावा जो क्वेश्चन आपके रह गए थे लेकिन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से भी एक या दो क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अभी टाइम है आपके पास तो कॉपी पेन लेके बैठना, जिससे कि नोट करते हुए चलना। ठीक है भाई, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है आपका कि नक्शे पर समोच्च रेखा खींचते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कलर में चेंज कर लेता हूँ, चलिए। ठीक है, नक्शे पर समोच्च रेखा खींचते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें वो बताना है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि समोच्च रेखा को खंडित रेखा प्रकार से ही खींचा जाना चाहिए। ठीक है, समोच्च रेखा कैसे, खंडित रेखा प्रकार से ऐसे खींचा जाना चाहिए। ये रेखाएं महीन नोक वाली पेंसिल से खींचकर बाद में स्याही से खींचनी चाहिए। कौन सी, समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं जो होती हैं, ये इसीलिए बोला जा रहा है ताकि आपकी कोई जो अंकन शीट है, जो शीट पे तुम डेटा उसको लिख रहे हो, समोच्च रेखा बनाओगे बाद में, तो वो आपको जो है मिटानी ना पड़े। कोई एरर आ जाए तो मिटानी ना पड़े। ठीक है, और मिटा भी दो तो पहले कच्ची पेन का यूज करो। तो वो उसने वही बोला है, क्या बोला है कि महीन नोक वाली पेंसिल मतलब कच्ची पेन से खींचकर और बाद में पक्की पेन से खींचनी चाहिए। प्रत्येक पांचवी रेखा अन्य रेखा से कुछ मोटी रखी जाती है। प्रत्येक पांचवी रेखा अन्य रेखा से कैसी रखी जाती है, मोटी रखी जाती है। जैसे ये एक कंटूर लाइन, ये दूसरी कंटूर लाइन, ये तीसरी और ये चौथी, और ये जो है ये पांचवी। तो ये जो रेखा होगी ये वाली, ये पांचवी जो रेखा होगी, ये सबसे कैसी रखी जाएगी, ये मोटी रखी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है आपका कि समोच्च रेखा का मान इसके ऊपरी सिरे पर लिखा जाता है। इसके ऊपरी सिरे जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये आपकी समोच्च रेखा है, कंटूर लाइन है ये। ठीक है, ये कंटूर लाइन है, तो इनका मान हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, इनके अंदर नहीं लिख लेंगे, यहाँ पे ऊपरी सिरे पे यहाँ लिखा जाता है इनका मान। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि समोच्च रेखा को ड्रॉ करते समय आपको ध्यान में रख, इजी पॉइंट है भाई, याद हो गए होंगे। ठीक है, समोच्च रेखण की विधियां, समोच्च रेखण की विधियां क्या होती हैं, कंटूर जो लाइन है उनको खींचते समय उनकी कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक विधि की बात कर लेते हैं, वर्ग विधि या चौकोरीय विधि। विधि तो इनकी तीन होती हैं, लेकिन हम पहली बात करेंगे वर्ग विधि की, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए वर्ग विधि में क्या होता है बेटा, हम जो है वर्ग, जैसे मान लो ये क्षेत्र है हमारा, ये क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र को हम वर्गों में बांट लेंगे, वर्गों में बांट लो या आप आयत में बांट लो। ये मैंने बांट लिए, ये देखो ये मैंने बांट लिए वर्गों में। ठीक है, ये वर्गों में बांट लिए। अब जो है इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इसका रेखण करेंगे, इसमें समोच्च रेखा कंटूर लाइन खींचेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे होती हुई जाएंगी, ये कंटूर लाइन ये, और ये इनके मान रख देना फिर बाद में। तो वही लिखा है मैंने। इस विधि में क्षेत्रों को वर्गों में बांट लिया जाता है। इन वर्गों की माप 5 से 30 सेंटीमीटर तक क्षेत्र के अनुसार कुछ भी रखी जा सकती है। इन वर्गों के अलावा क्षेत्र को आयत में भी बांट सकते हैं। वर्गों या आयतों के कोनों पर गज रखकर उनके तल को माप लिया जाता है और बाद में शीट पर उन्हें अंकित कर लिया जाता है। तो ये आपकी वर्गाकार विधि होती है। किताब में बहुत बड़ी करके दे रखी है, उसका पूरा निचोड़ जो है आपको ये मिल गया। ठीक है, आगे क्या है, यदि वर्गों के अंदर कोई महत्वपूर्ण बिंदु है तो उसे भी जो है शीट पे नोट कर लेते हैं हम। जैसे ये देखो, ये आपकी वर्ग विधि हो गई, समोच्च रेखण की वर्ग विधि ये हो गई। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये वर्ग बनाने हैं और ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान जरूर पढ़ना पेपर से पहले। आगे देखिए, माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट, ये क्या होती है भाई, इसको प्रकाशीय दूरी मापन भी कहते हैं। इसके द्वारा लंबे मार्गों, जलग्रस्त भागों, खाइयों, गड्ढों आदि की दूरी ज्ञात की जाती है। अब देखो भाई, अभी तुम्हें नदी आ गई, अब नदी में तुम दूरी मापने के लिए फीते का तो यूज नहीं करोगे, वहां पे तुम थियोडोलाइट भी तुम्हें उतनी अच्छी दूरी माप के नहीं देगी। तो उस कंडीशन में हम माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट का यूज करेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे जो है और किसी भी उपकरण से दूरी मापना असंभव हो। ठीक है, जैसे जैसे आपका लंबे लंबे मार्ग हो गए, जल मार्ग हो गए, ठीक है, खाइयाँ हो गई, गड्ढे हो गए, तो इनका जो है क्या, वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट का। यह थियोडोलाइट फीता की अपेक्षा थोड़ा परिशुद्धता से दूरी को मापता है, फीता से ज़्यादा। ऐसा थियोडोलाइट जिसके दूरबीन के
बिंबपट पर स्टेडिया लगा होता है उसको कहते हैं माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट। तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक इसको याद कर लेना, ठीक है। इतना लिखाओगे तब भी वो नंबर दे देगा, लेकिन इसको भी याद कर लेना कि ऐसा थियोडोलाइट जिसके दूरबीन के बिंबपट पर स्टेडिया लगा होता है उसको माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट कहते हैं, ठीक है भाई। आगे देखिए, गोलाकार यानी कि वृत्ताकार वक्र की स्पर्श रेखा शीर्ष बिंदु घुमाव वक्र की लंबाई से आपका क्या तात्पर्य है। ये देखो 3 पॉइंट है इसमें। पहला है आपकी स्पर्श रेखा, दूसरा शीर्ष बिंदु, तीसरा घुमाव वक्र की लंबाई। ये क्या होते हैं किसमें, वृत्ताकार वक्र में। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ ये डायग्राम बनाया है वृत्ताकार वक्र का। ये डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको ये यहाँ डॉट 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 और यहाँ पे स्पर्श, ये स्पर्श रेखा खींची टेंजेंशियल, यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा वो होगा स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये हो गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ये दोनों स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। यहाँ से एक और रेखा ऐसे करके आप जो है परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया डी निकल के, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, पहला स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए, स्पर्श बिंदु से प्रतिच्छेदन बिंदु के बीच की लंबाई को, स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श बिंदु सॉरी ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, स्पर्श बिंदु ये है। तो स्पर्श बिंदु से प्रतिच्छेदन बिंदु के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं हम, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, T1 बी और T2 बी। देखिए इसको मैं हटाता हूँ, हाँ बी पॉइंट दिख गया तुम्हें, बी पॉइंट देखो ये रहा। तो T1 और B1 और T2 और बी, ठीक है। T2 बी और T1 बी, इनकी लंबाई को क्या कहेंगे हम, स्पर्श रेखा की लंबाई। आगे देखिए शीर्ष बिंदु, ये नहीं है, ये नहीं दिख रहा तुमको, ये स्पर्श रेखा की लंबाई ही तो है ये शीर्ष बिंदु क्या होते हैं, देखो ये जो है ये स्पर्श बिंदु जो शीर्ष बिंदु, ये क्या कह रहा है, शीर्ष बिंदु वक्र T1 T2 के मध्य बिंदु D को शीर्ष बिंदु कहते हैं। अरे नहीं, इसको तो कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, सॉरी इसको कहते हैं भाई प्रतिच्छेदन बिंदु। और शीर्ष बिंदु ये है, ये वाला, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये है आपका शीर्ष बिंदु। अब इसको प्रतिच्छेदन बिंदु क्यों कहा, क्योंकि ये जो है स्पर्श रेखा से क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद करके मिल रहा है हमको, ठीक है। आगे देखिए स्पर्श रेखा बिंदु, स्पर्श रेखा बिंदु वही वाला ऊपर जो बताया था मैंने, किसी रेखा के जिस बिंदु से वक्र निकलता है या मिलता है उसे उस वक्र का स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। आगे घुमाव वक्र की लंबाई, घुमाव वक्र की लंबाई कौन सी होगी, ये जो है, ये वक्र जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, घुमाव वक्र की लंबाई। तो वही लिखी है, वक्र T1 T2 की लंबाई को ही घुमाव वक्र की लंबाई कहते हैं। आगे देखिए संक्रमण तथा वृत्तीय वक्र में अंतर, संक्रमण तथा वृत्तीय वक्र में अंतर क्या होता है। तो पहला देखिए संक्रमण वक्र क्या होता है भाई, देखो ये रोड जा रहा है, ये मैं 1000 बार बता चुका हूँ उसको, ये रोड जा रहा है तो ये और ये इतना पार्ट क्या होगा, ये होगा सर्कुलर कर्व यानी वृत्तीय वक्र हो जाएगा, ये वृत्तीय वक्र है, ठीक है। और यहाँ पे जो वक्र होगा, यहाँ पे जो वक्र होगा जो कि गाड़ी को मुड़ने के लिए सबसे पहले मुड़ने के लिए काम में आएगा, उसको कहेंगे हम संक्रमण वक्र। तो वृत्तीय वक्र के किनारों पे क्या होता है, संक्रमण वक्र होते हैं, 2 संक्रमण वक्र होते हैं। और इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं वो आरंभ से जो है अंत तक बदलती रहती हैं। त्रिज्याएं जो होती हैं, जैसे ये था, इनका सेंटर यहाँ है, अब देखो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कुछ और, यहाँ से यहाँ तक कुछ और त्रिज्या, तो इनकी जो रेडियस होती है वो बदलती रहती है। लेकिन वृत्तीय वक्र जो होता है उसकी रेडियस नहीं बदलती, ठीक है। आगे क्या है, इस वक्र में बाह्योत्थान परिवर्तित होता है, लेकिन उसमें बाह्योत्थान परिवर्तित नहीं होता है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य वाहनों को वृत्तीय वक्र पर आसानी से चढ़ाना व उतारना होता है, इसी के लिए तो बनाए जाते हैं। आगे है संक्रमण वक्र को वृत्तीय वक्र के किनारों पर दिया जाता है, किनारों पे दिया नहीं था, किनारों पे ये वृत्तीय वक्र हो गया और यहाँ पे ये संक्रमण वक्र हो गया, ठीक है। तो कहाँ दिया जाता है भाई, किनारों पे दिया जाता है। वृत्तीय वक्र क्या है, इस वक्र में त्रिज्या समान रहती है, इस वक्र में बाह्योत्थान समान रहता है, इसका उद्देश्य वाहनों को सुगमता से मोड़ना होता है। वृत्तीय वक्र में वृत्तीय वक्र जो होता है वो 2 संक्रमण वक्रों के बीच में बनाया जाता है। तो ये वृत्तीय वक्र और उसमें अंतर हो गया आपका, ठीक है। आगे देखिए पटल सर्वेक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना। पटल सर्वेक्षण क्या होता है, देखिए इस सर्वेक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं कि दोनों कार्य क्षेत्र में ही संपन्न कर लेते हैं, ठीक है। इस सर्वेक्षण के द्वारा प्रेक्षण और अंकन, जो शीट पे लिखना होता है डेटा वगैरह, प्रेक्षण और अंकन दोनों कार्य क्षेत्र में ही समाप्त कर लेते हैं।
तथा सर्वे मैप क्षेत्र में ही तैयार हो जाता है। तो ये ऐसे सर्वेक्षण क्या कहलाते हैं? पटल सर्वेक्षण कहलाते हैं। पटल सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं भाई? देखिए, इसका उद्देश्य होता है कि क्षेत्र में स्थित सभी बिंदुओं को सभी दिशा में दर्शाते हुए नक्शा तैयार करना। जहाँ पर जरीब सर्वेक्षण ना हो सके, फीते द्वारा नहीं मापा जा सके कोई दूरी, तो वहाँ पे हम पटल सर्वेक्षण का यूज़ करते हैं। सर्वेक्षण कार्य क्षेत्र में ही संपन्न हो जाता है इसके द्वारा। जहाँ द्विसूचक सर्वेक्षण का उपयोग नहीं कर सकते, वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं, इसके उद्देश्य के चारों पॉइंट आपको याद करने हैं। पटल सर्वेक्षण के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से? जैसे प्लेन टेबल, त्रिपाद, लेवलिंग ट्यूब, दूरबीन, ड्राइंग शीट, स्केल, पेंसिल, रबड़, खूंटी, पिन, ठीक है, और फीता, कंपास, ये क्या है? इसके आवश्यक उपकरण हैं। पटल सर्वेक्षण के आवश्यक उपकरण हो गए। लाभ हानि देखते हैं, आइए इनकी। पटल सर्वेक्षण के लाभ क्या क्या, हानि क्या है? देखिए, लाभ क्या है? लाभ ये है कि प्लान सर्वेक्षण के साथ ही बनाया जा सकता है। जो प्लान होता है वो किसके? सर्वेक्षण के साथ ही हम उसको तैयार कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी माप नहीं छूटेगी। तो ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या एडवांटेज है कि पूरा क्षेत्र आंखों के सामने होने पर समोच्च रेखा में कोई भी अशुद्धता नहीं रहती। यानी कि जो समोच्च रेखा होती है उसकी माप जो होती है बिल्कुल शुद्ध तरीके से आती है। ठीक है, आगे क्या है? यह अन्य सर्वेक्षण से सस्ता पड़ता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ये भी लाभ हो गया। नक्शा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा निपुणता वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें सर्वेक्षक अगर कम निपुण है, कम अनुभवी है, तो भी जो है पटल सर्वेक्षण आसानी से कर सकता है। इसमें कोई हाई फाई वो नहीं चाहिए कारीगर। ठीक है, इंजीनियर हाई फाई नहीं चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत जानता है वो भी इसको कर सकता है। नुकसान क्या क्या है? इसकी माप जो होती है ज़्यादातर अशुद्ध होती है। बारिश के दिनों में कार्य नहीं किया जा सकता इस पर। ठीक है, बहुत सारे सहायक उपकरण चाहिए जिससे कि उनको खोने का डर रहता है। भारी होने के कारण, ये भारी होता है पटल सर्वेक्षण करने के लिए, जो वो होता है प्लेन टेबल, वो भारी होता है। तो भारी होने के कारण ये असुविधाजनक होता है ले जाने में या लाने में। ठीक है, अब पटल सर्वेक्षण में होने वाली त्रुटियां 3 प्रकार की हैं। उपकरणीय त्रुटि, प्रेक्षण में त्रुटि और अंकन में त्रुटि। ठीक है, उपकरणीय का मतलब क्या है? उपकरण में ही कोई त्रुटि होगी। प्रेक्षण यानी सर्वे क्षेत्र में कोई त्रुटि होगी। अंकन का मतलब जब हम डेटा नोट करते हैं शीट पे, तो वहाँ पे कोई गलती हो जाए, तो वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इनके बारे में लिख देना अगर आ जाए तो। समझ में आया? इतने 3 ही पॉइंट में लिखे हैं ना। अगर ये आ जाए तो इनके बारे में थोड़ा और लिखना, हेडिंग बना के। ठीक है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है इसका। आगे देखिए आप, पटल सर्वेक्षण की विधियां 4 विधियां होती हैं। विकर्ण विधि, प्रतिच्छेदन विधि, चक्रमण विधि, अंतरछेदन विधि। मैं आपको विकर्ण विधि बताऊंगा, बाकी की 3 अगर आप पढ़ना चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, वरना इन्हें स्किप कर सकते हो। ठीक है, विकर्ण विधि देखिए नीचे लिखी है, विकर्ण विधि। इस विधि के द्वारा पटल को एक ही स्टेशन पर सेट करके अलग अलग लक्ष्यों तक भेजा जाता है। लक्ष्यों पर एक दृष्टिकरण को भेजकर दूरी को स्थापित कर लेते हैं। तो ये क्या है? विकर्ण विधि है। ठीक है, आगे देखिए, ऑटो लेवल क्या है, स्व स्तर क्या है। ऑटो लेवल में क्या है कि ऑटो लेवल में दृष्टि रेखा को दूरबीन के ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंबवत करने के लिए ट्यूबुलर बबल का आवश्यक नहीं होता। इसमें बुलबुले के केंद्र में न रहने पर भी, अच्छा, इसमें जो बबल होता है ना, वो केंद्र में ना हो तब भी जब माप लेंगे उसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी। ठीक है, और तलेक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाता है ऑटो लेवल के द्वारा। तो ये ऑटो लेवल हो गया आपका। उसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, GIS प्रणाली, GIS सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमें किसी भी क्षेत्र की जानकारी चाहिए तो या तो हमें नक्शा ढूंढना पड़ता था या पुरानी किताबें ढूंढनी पड़ती थी। ठीक है, या उस क्षेत्र से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं उनको ढूंढना पड़ता था, उनसे पूछना पड़ता था, जिसमें जो है अधिक समय निकल जाता था और जानकारी भी हमें आधी अधूरी प्राप्त होती थी। तो ये सिस्टम क्या करता है, GIS सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र की जानकारी को कंप्यूटर से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है? ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। चाहे वो कोई सा भी डेटा चाहिए, किसी भी प्रकार का डेटा चाहिए, नक्शा और कोई भी जानकारी चाहिए आपको, और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम? GIS प्रणाली के द्वारा, GIS प्रणाली के द्वारा हम जो है पहले तो डेटा को सेव कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं।
और उसके बाद में भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे नक्शे वगैरह हम बनाते हैं शीट पे, मान लो ये शीट पे नक्शा बन गया। अब यहाँ पे हमें कोई संशोधन करना है इस नक्शे में, तो क्या होगा, उसमें दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन जीआईएस प्रणाली में उसी नक्शे में संशोधन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उसी नक्शे में संशोधन हो जाता है। तो ये इसका एडवांटेज है जीआईएस प्रणाली का। तो मैंने वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। नीचे की दो तीन लाइन बता दूं, देखिए, अर्थात जीआईएस एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा आप सभी प्रकार के डेटा सूचनाओं को स्टोर करके रखा जाता है। तो जीआईएस के द्वारा इसी को क्या होता है, जीआईएस के द्वारा सभी प्रकार के डेटा को, सूचनाओं को स्टोर करके रखा जाता है। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये मान लीजिए आपकी कंप्लीट सर्वे हो चुकी है। ठीक है, कंप्लीट सर्वे के नोट्स और कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं मिला तो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना डिप्लोमा जोन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो मेहनत की जा रही है। ठीक है, आप लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और मैंने बोला था पेपरों से पहले 500 प्लस सब्सक्राइबर करा दो। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग करा दोगे बहुत ही जल्दी। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक